हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस है हमारा सीबीएसई क्लास 10th और इसमें हम पढ़ रहे हैं इतिहास। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सोशल साइंसेस में हमारी 4 बुक लगी हुई है क्लास 10th में। ठीक है, एक सिविक्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम अपना कोर्स कवर कर रहे हैं वो हम अपने चैनल पर पीएससी फॉर सीबीएसई पर वो कवर कर रहे हैं हम हिस्ट्री का, जिसका हम लेक्चर नंबर 4 जिसका टाइटल है औद्योगिकीकरण का युग, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए देखिए, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर भी ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, औद्योगिकीकरण का युग, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता ना होना चाहिए कि उद्योग किसको कहते हैं, औद्योगिकीकरण किसको कहते हैं। देखिए, औद्योगिकीकरण का मतलब है बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाई यानी उद्योगों का स्थापित होना, बड़े पैमाने पर कारखानों का स्थापित होना, इंडस्ट्री का लगना, बड़े बड़े कारखाने लगना, उन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े और लार्ज स्केल पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाना, ये हम औद्योगिकीकरण से समझते हैं। तो औद्योगिकीकरण का युग सबसे पहले देखिए, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुआ, क्योंकि पहले जब मशीनें नहीं थी, बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उस समय भी वस्तुएं बनती थी, लेकिन वो वस्तुएं किससे बनती थी, वो वस्तुएं हाथों से बनती थी। तो जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना क्या हो गया, कम हो गया, और मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, उसे औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। तो यहां पर आपको बताया गया कि औद्योगिकीकरण का युग किसे कहते हैं, कि जिसमें हाथों का जो प्रयोग था वस्तुओं के निर्माण के लिए वो प्रयोग कम हो गया, और इसके स्थान पर आप देख रहे हो कि जो मशीनें थी, मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा, तो उसको औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा समझेंगे पूर्व औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। पूर्व औद्योगिकीकरण, क्योंकि औद्योगिकीकरण के भी स्टेप हैं, उसके भी चरण हैं, और उन चरणों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पहला जो चरण है वो है पूर्व औद्योगिकीकरण। यूरोप में औद्योगिकीकरण के पहले के काल को, जो औद्योगिकीकरण जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे भी जो पहले का काल था उसको बोलते हैं पूर्व औद्योगिकीकरण का काल। तो अगर आपसे पूछे कि पूर्व औद्योगिकीकरण किसको कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि यूरोप में जब औद्योगिकीकरण स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसकी शुरुआत से भी पहले का जो समय था उसको पूर्व औद्योगिकीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में बड़े बड़े कारखाने लगने या स्थापित होने से पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला अपना जो चरण है औद्योगिकीकरण का उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है आदि औद्योगिकीकरण। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। देखिए, दोबारा से इसको एक बार देखिए, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की ये बात कर रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार था उसमें लगातार बेटा वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही थी, और उस बाजार में वस्तुओं की मांग को देखते हुए जो वस्तुओं की पूर्ति की जानी थी, वो जो पूर्ति थी उसको ध्यान में रखकर जो उत्पादन होना शुरू हुआ उसी को कहा गया है आदि औद्योगिकीकरण। तो पहला पूर्व औद्योगिकीकरण और देन उसके बाद में आदि औद्योगिकीकरण। पूर्व वाले में कारखाने लगे ही नहीं थे, हाथों से काम हो रहा है, छोटे उद्योग हैं। और आदि औद्योगिकीकरण में उद्योग धीरे धीरे स्थापित होने क्या हुए हैं, शुरू हो गए हैं, और वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बाजारों के अंदर वस्तुओं की सप्लाई या पूर्ति की जा रही है। तीसरा देखिए, व्यापारियों ने गांवों पर ध्यान क्यों दिया।
देखिए जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, औद्योगिकीकरण के संदर्भ में यह भी जानना जरूरी है कि हमारे जो उस समय के व्यापारी हुआ करते थे, उन व्यापारियों ने अपना ध्यान गांवों की तरफ क्यों दिया, गांवों की तरफ उन्होंने अपना ध्यान क्यों दिया, यह भी आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए व्यापारियों ने गांवों पर ध्यान क्यों दिया। तो देखिए शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे, क्योंकि शहरों के अंदर क्या थे बेटा, शहरों के अंदर आपके ट्रेड थे और क्राफ्ट गिल्ड हुआ करते थे, यानी कि यह एक ऐसा मजबूत संघ होता था जिनका व्यापारिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण होता था। यह ग्रुप था एक तरीके से। तो जो ट्रेड होता था या जो क्राफ्ट गिल्ड होते थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार आप देखोगे कि संगठनों के बीच में जो भी क्या होते थे बेटा, एक तरीके से गिल्ड जिनको कहा जा रहा है, जो गिल्ड होते थे या फिर जो संघ होते थे या फिर जो ट्रेडर्स होते थे, तो इनके बीच में क्या होता था बेटा, आपस में कंपटीशन होता था। क्या होता था, इनके बीच में आपस में कंपटीशन होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी आपस में, ठीक है। और कीमतों पर भी ये लोग क्या रखते थे, कीमतों पर भी अपना कंट्रोल रखा करते थे, कीमतों पर भी अपना नियंत्रण रखा करते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम करने से रोकते थे। जो पुराने लोग थे जिनको ट्रेडर या क्राफ्ट गिल्ड कहा जा रहा है, वो शक्तिशाली हो गए और नए लोगों को बाजार में काम करने से क्या करते थे, रोकते थे। इसीलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय, कोई नया प्रोडक्शन शुरू करना या फिर कोई नया काम या फिर कोई नया प्रोफेशन या व्यवसाय शुरू करना मुश्किल हो रहा था। और बेटा इसीलिए जो व्यापारी थे उन व्यापारियों ने गांवों की ओर क्या कर लिया, गांवों की ओर अपना मुंह करना क्या किया, पसंद किया, क्योंकि यहां पर गिल्ड, संघ और जो ट्रेडर्स थे आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, नए नए लोगों को वहां काम करने से रोकते थे और जो व्यापारी होते थे उनके लिए नया व्यवसाय जो शुरू करना था मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मजदूरों की मांग को पूरा करने के लिए और अपना नया व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए उन्होंने गांवों की तरफ अपना मुंह कर लिया, ठीक है। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिकीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो कौन से हैं। तो औद्योगिकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे हम। यहां देखिए सबसे पहले लिखा है स्टेपलर। स्टेपलर क्या है, औद्योगिकीकरण से रिलेटेड बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो सबसे पहले एक शब्द है स्टेपलर, दूसरा है उसके बाद में कूलर, ठीक है, और तीसरा है कार्डिंग। तो इन तीन शब्दों का मतलब समझेंगे हम। देखिए स्टेपलर उसको कहते थे कि ऐसा व्यक्ति जो रेशे होते हैं, जब कपड़े बनाते हैं तो उनके बहुत सारे धागे होते हैं, रेशे होते हैं, तो उन रेशों के हिसाब से ऊन को जो स्टेपल करता था या उनको क्या करता था, छांटता था, तो उस व्यक्ति को कहा गया स्टेपलर। स्टेपल, ठीक है, और स्टेपल करने वाला स्टेपलर। किनको स्टेपल कर रहा है बेटा, वो रेशों को स्टेपल कर रहा है या फिर उनको छांट रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए औद्योगिकीकरण में एक नया शब्द निकल कर आया, स्टेपलर। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कूलर, ठीक है, फूलर है, ये एफ है बेटा, ये फा कर लो इसको, ठीक है। तो देखिए फूलर किसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता था। जो कपड़ा होता है जब उसको चुन्नटों के सहारे, आपने देखा है जब साड़ी वगैरह फोल्ड किया जाता है तो चुन्नटें बनाई जाती हैं, तो इसी तरीके से चुन्नटों के सहारे जो कपड़े को समेटता था उस व्यक्ति को फूलर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फूलर। इसके अलावा आप देखोगे कार्डिंग। कार्डिंग किसे कहा जा रहा है, वह व्यक्ति जिसमें कपास या ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए क्या किया है, तैयार किया है। क्या करने के लिए, कताई के लिए तैयार किया। किसको तैयार किया है, ऊन के रेशों को तैयार किया, कपास के ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार करने वाला व्यक्ति कहलाता था कार्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। स्टेपलर कौन था, फूलर कौन था और कार्डिंग। स्टेपलर स्टेप करने वाला रेशों को, फूलर चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाला, और कार्डिंग कहा जा रहा है जो
रेशों को कताई के लिए क्या करता था, तैयार करता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा अगला टॉपिक है कारखानों की शुरुआत। तो सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे कारखानों की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई। तो सबसे पहले इंग्लैंड में, आप देख रहे हो आपके सामने लिखा है, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कारखानों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कारखाने की शुरुआत कब हुई, 1730 में हुई। कब हुई, 1730 में सबसे पहले कारखानों की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। यहां पर सबसे पहले आप देखोगे कि उद्योगों की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके अलावा 18वीं शताब्दी के आखिर तक आप देखोगे, इसके अंत तक, 18वीं शताब्दी का मतलब आप समझ लेना, 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 से लेकर और 1800 तक के जो ये 100 साल है, इनको कहा जाता है बेटा 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में कारखाने दिखाई देने लगे, कारखाने नजर आने लगे। तो यह सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 में स्टार्ट हुए और देन उसके बाद में 18वीं शताब्दी के आखिर तक जाकर तो पूरे इंग्लैंड में ही ये कारखाने नजर आने लगे आमतौर पर। दूसरा देखिए, कपास एक नए युग का प्रतीक था। कपास को क्या कहा गया, एक नए युग का प्रतीक कहा गया। 19वीं सदी के आखिर में आप देखोगे, 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में बहुत ज्यादा क्या हुई, वृद्धि। क्योंकि देखिए जो कपास था, कपास क्या था आपका, कपास था आपका बेटा कच्चा माल। और जो कच्चा माल था वो तो क्या है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, उद्योगों के लिए। अगर कच्चा माल नहीं होगा तो फिर सूती वस्त्र कैसे बनेंगे, तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए और बड़े पैमाने पर जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की जो कंपनीज थी या जो कारखाने थे, उनकी पूर्ति के लिए आप देखोगे जो कपास था ना आपका, कपास बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, नए युग का इसको प्रतीक कहा गया। और 19वीं शताब्दी के आखिर में जाकर तो कपास का जो उत्पादन था ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हुई। देन उसके बाद में आप देख रहे हो 1760 में ब्रिटेन के अंदर 2.5 मिलियन पाउंड का कपास क्या होने लगा, आयातित होता था। आयातित का मतलब ब्रिटेन में मंगाया जाता था। आयात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब होता है मंगाना। तो कहां पर मंगाया जा रहा था, ब्रिटेन में मंगाया जा रहा था। क्यों, क्योंकि ज्यादा उद्योग कहां पर खुले थे, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा उद्योग स्थापित हुए। और ज्यादा उद्योग स्थापित हुए तो ज्यादा क्या चाहिएगा बेटा, ज्यादा चाहिए कच्चा माल। और कच्चा माल की पूर्ति पूरी दुनिया से की जा रही थी। 1787 तक 22 मिलियन पाउंड तक आप देखोगे ये सब कुछ पहुंच गया था। 22 मिलियन पाउंड का जो कपास था वो दुनिया भर के अलग अलग भागों से क्या किया जा रहा था, अलग अलग भागों से उसको आयातित किया जा रहा था या मंगाया जा रहा था। तो कारखानों की शुरुआत आपसे पूछे इंग्लैंड में हुई। कब हुई, 1730 में हुई। नए युग का प्रतीक कपास को माना जाता है। कपास का उत्पादन कब बढ़ा, 19वीं शताब्दी के आखिर में। 1760 में कितना बिलियन पाउंड था, 2.5, और 1787 में आ गया 22 मिलियन पाउंड। ठीक है, इतना आयात किया जा रहा था कपास का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। कारखाने से लाभ, देखिए कारखाने से क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ देखिए, अगर कारखाने ज्यादा मात्रा में लगे होते हैं तो श्रमिकों की जो कार्य कुशलता होती है, उनका काम करने का जो मतलब कौशल होता है, स्किल होता है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आता है, काफी सुधार आता है और वो कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। किसकी तुलना में, हाथों की तुलना में। तो देख लीजिए, सबसे पहले श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई बहुत ज्यादा। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप देखोगे, जब नई नई मशीन आई तो इन नई नई मशीनों की सहायता से उत्पादन में भी काफी क्या हो गई, काफी वृद्धि हो गई, उत्पादन भी काफी बढ़ गया, है ना। क्योंकि अभी तक हाथ से काम हो रहा था तो बहुत कम वस्तुएं बन पा रही थी, लेकिन अब नई मशीनों से उत्पादन होने लगा और नई मशीनों के उत्पादन के द्वारा आप देखोगे कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन जो था वो शुरू हो गया। इसके अलावा कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना भी क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। कारखानों में अभी तक जब मजदूर हाथों से काम करते थे तो उनके ऊपर निगरानी बनाना भी कठिन था, लेकिन अब जब औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ, नई नई मशीनें स्टार्ट हुई आनी, तो अब श्रमिकों की निगरानी करना और उनसे काम कराना, काम लेना भी क्या हो गया,
जो कारखाने के मालिक थे उनके लिए काफी आसान या सरल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये आज के इस लेक्चर का, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। जो नए नए उद्योगपति आ रहे थे, ठीक है, वो परंपरागत जो पहले से उद्योग स्थापित थे उनकी जगह लेने में वो असफल क्यों रहे, क्यों वो उनकी जगह नहीं ले पाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन पॉइंट्स के द्वारा कि देखिए औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या थी, काफी कम थी। तो पहली बात तो ये, जहां पर जो मजदूर लगा हुआ है वो वहां से तो काम छोड़ेगा नहीं, वो तभी छोड़ सकता है कि यहाँ तो उसे भरपूर काम ना मिल रहा हो या फिर उसको अच्छा वेतन ना मिल रहा हो। तो ऑलरेडी क्या था बेटा कि मजदूर कम थे, कारखाने ज्यादा लगते जा रहे थे, तो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या तो ऑलरेडी कम थी, इसीलिए नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह नहीं ले पा रहे थे। दूसरा देखो, तकनीकी बदलाव की गति भी क्या थी बेटा, काफी धीमी थी। टेक्निकल जो चेंजेस आ रहे थे वो भी धीमी गति से आ रहे थे, ज्यादा तेजी से नहीं आ रहे थे, इसीलिए भी ये सब हो पाया। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी थी आपकी, जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही थी, मशीनें आ रही थी, वो बहुत ज्यादा क्या थी, शुरुआत में बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी। और देन उसके अलावा आप देखोगे कि उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योगों से क्या होता था, पूरा होता था। ठीक है, उत्पादन जो होता था उसका जो एक बड़ा भाग था वो अभी भी छोटे छोटे उद्योग, हाथों पर आधारित उद्योगों से ही जो ज्यादातर वस्तुएं अब भी बन रही थी, बावजूद इसके कि उद्योग लग रहे थे, कारखाने लग रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर वस्तुएं छोटे छोटे उद्योगों में ही बन रही थी, बड़े कारखानों की अपेक्षा। तो ये कारण है जिसकी वजह से नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह नहीं ले सके। तो ये हमने अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है आज आपके साथ में। आई होप आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि इसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको दिया गया है। और बाकी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ में मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर PSC 4 CBSE।